नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पूरा पाठ, पूरा लेसन सिर्फ एक ही वीडियो में। ये रिवीजन करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। हम लोग एक ही वीडियो में, मतलब पूरा एक ही वीडियो है जिसमें पूरा लेसन आपका दे रखा है। उस लेसन का नोट्स है, मैंने पीडीएफ के रूप में भी डाल रखे हैं। आप कॉपी में आराम से नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। मतलब ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। 1 घंटे के अंदर पूरा लेसन आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस नोट्स में से परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, आप मेरे पे थोड़ा विश्वास करो। क्योंकि पीछे आने वाले 5-6 सालों में बोर्ड के जितने भी एग्जाम के प्रश्न हैं इन्हीं नोट्स में से आए हैं। आज तक तो बाहर गया नहीं और आगे भी जाएगा भी नहीं। तो हम बात करते हैं, अपना लेसन है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। ये फर्स्ट लेसन है। इसका सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ के नाम की परिभाषा। भाई रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो आप जानते होंगे कि प्रकृति में परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की सीधी सी परिभाषा है किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात करते हैं, प्रकृति में पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो जानते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपके होते क्या हैं। छोटी कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है अपना, पॉइंट से ही परिभाषा बनती है इसकी। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रंग गंध व्यवस्था में परिवर्तन होता है। सीधी सी बात है, सिर्फ पदार्थ की रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूरा संगठन ही बदल जाता है। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन होता है वो आपका अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है? स्थायी होता है। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, और इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये इनके 4 पॉइंट है भौतिक परिवर्तन का। यदि अलग से पूछे भौतिक परिवर्तन क्या है, इधर वाले पॉइंट लिख दो। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रंग गंध व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जो अस्थायी होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जिसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक की बात करते हैं तो जिसमें पूरे पदार्थ का संगठन बदल जाता है वो स्थायी होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसे पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब यदि अंतर पूछे तो इधर वाले पॉइंट है, 2 अंतर पूछे 2 इधर वाले लिख दो, 2 इधर वाले लिख दो। अलग अलग परिभाषा पूछे तो 2 पॉइंट की एक परिभाषा बना के लिख दो। ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और पाठ के नाम की परिभाषा थी रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद हम इन दोनों के उदाहरण की बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन आपको मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ पदार्थ की रंग गंध और अवस्था में परिवर्तन होता है। ये देखो इनके एग्जांपल की बात कर रखे हैं, एग्जांपल दे रखा है भौतिक परिवर्तन। ये देखो पहला एग्जांपल दे रखा है, आपको पता होगा बर्फ का सूत्र होता है आपका H2O, जल का सूत्र होता है H2O और वाष्प का सूत्र होता है H2O। जब बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करेंगे जल बनेगा, जल को और गर्म करेंगे आपका तो वाष्प बनेगा, वाष्प का संघनन करते हैं वापिस जल बनेगा, और जल को ठंडा करते हैं वापिस बर्फ बनेगा। मतलब इसमें तीर का निशान दोनों तरफ है। मतलब आप बर्फ से जल भी बना सकते हैं, जल से वापस बर्फ भी बना सकते हैं। मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें अभिकारक से उत्पाद भी बनता है, पुनः उत्पाद से अभिकारक भी बनता है। या कागज का फटना बोल सकते हैं, ये आपके भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है C+O2, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और कागज का जलना। नॉर्मल सीधी सी बात है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब आप बर्फ से जल बना सकते हैं तो जल से वापस बर्फ भी बना सकते हैं, सीधी सी बात है। इसमें आप क्या होता है, किसी लकड़ी को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो आप खुद को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कभी वापस लकड़ी नहीं बना सकते। इसीलिए ये परिवर्तन आपका स्थायी होता है। जैसे कागज जल गया तो राख बचेगी, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ये परिवर्तन आपका स्थायी होता है, जबकि ये परिवर्तन आपका क्या होता है? अस्थायी होता है। उसके बाद में अगला है रासायनिक समीकरण के। पाठ के नाम की परिभाषा अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नॉर्मल सीधी सी बात है कि कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उनको उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना। कैसे? जैसे ये देखो लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसी चीज को हमने प्रदर्शित किया C+O2 ये नीचे वाली तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊपर वाली आपकी समीकरण है। मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसमें जो तत्व होते हैं उन तत्वों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन तत्वों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपके कोई उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। जैसे ये मैंने मान लिया कि मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आगे जाके आपको तीर का निशान लगेगा, आगे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको ये आपके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होगी? Mg+O2 आगे जाके बनेगा क्या? MgO। ये आपकी समीकरण है, सीधी सी बात। फिर आप आराम से साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। नहीं भाई थोड़ा तेज बढ़ा रहे हैं तो इसको वीडियो को रोक के आराम से नोट बना सकते हैं। ये देखो समीकरण की परिभाषा अपनी होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना आपको क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण कौन कौन से? आपको ऐसे परीक्षा में 2 पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस नोट्स में रासायनिक समीकरण लिखने के 10 चरण बताए। तो पहला चरण क्या है रासायनिक समीकरण का? तो देखो, रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम बाईं तरफ अभिकारक को लिखकर तीर का निशान उत्पाद लिखते हैं। नॉर्मल सीधी सी बात है, कोई भी समीकरण है, जैसे मैं आपको उदाहरण लेके बता देता हूँ। ये C+O2 आगे बना दिया CO2। आप जानते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा? देखो, रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम बाईं तरफ, मतलब ये जो पदार्थ होता है इनको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। उसके बाद हम तीर का निशान लगाते हैं और दाईं तरफ अपना उत्पाद लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 बन गया। सबसे पहले अभिकारक लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे, तत्पश्चात अपना उत्पाद लिखेंगे। उसके बाद में अगला सेकंड पॉइंट है आपका, रासायनिक समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके मध्य धन का निशान लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अभिकारक अणुओं की संख्या 1 से 2 है, 2 होते हैं, इनके मध्य किसका निशान लगाते हैं? प्लस का। ये इधर वाले पदार्थ को हमेशा तीर के बाईं तरफ जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, दाईं तरफ अपने उत्पाद बोलते हैं। चाहे इसे अभिक्रिया कोई भी हो। जैसे हम इसका उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटता है CaO+CO2 में। अब आप देख सकते हो ये वाला पदार्थ आपका हमेशा अभिकारक रहेगा, ये आपका उत्पाद रहेगा। उत्पाद में अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है, सीधा बीच में प्लस का ही निशान लगाएंगे। देखो इसमें आपका प्लस का निशान लगा रखा है। अगला तीसरा पॉइंट है आपका, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होने पर द्रव्यमान का मान दोनों तरफ समान होगा। सीधी सी बात है कि यदि अभिकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या समान होगी तो द्रव्यमान का मान समान होगा, क्योंकि अणु समान है तो द्रव्यमान समान होगा। जैसे इसमें कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों तरफ द्रव्यमान का मान समान होगा। सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथा पॉइंट कौन सा है आपका? चौथा पॉइंट है, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण का सबसे मेन पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ध्यान रखना, एक तो आप सीधा बोल सकते हैं अनुमान विधि, या उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका दे रखा, देखो आपकी समीकरण दे रखी है Mg+O2, आगे दे रखा है MgO। कहने का मतलब हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर आपको लग रहा है, देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी आपकी 1 है। लेकिन अब 2 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 2 करने के लिए इसको पूरे को 2 से गुणा करें। 2 से जैसे गुणा किया तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम 1 तो यहाँ मैग्नीशियम को 2 से गुणा करा दिया। कोई भी समीकरण उदाहरण और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण ले रहे Cu+O2, ये ऐसा उदाहरण है। आगे बढ़ेगा आपका CuO। ये समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना चाहें तो कैसे करेंगे?
अब यहाँ देखो, यहाँ का कॉपर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे Cu प्लस O2 आगे बनाएंगे 2CuO। अब यहाँ कॉपर तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन कॉपर भी 2 हो गए, तो ये इसको भी कितने से गुणा कर देंगे 2 से। ये आपकी समीकरण संतुलित समीकरण है। उसी प्रकार C3H8 प्लस O2 आगे बनता है CO2 प्लस H2, इसको संतुलित करना है। यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कितना है 1, तो इसको जैसे 3 से गुणा कर दिया, ये कर दिया, कार्बन 3 हो गए। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको गुणा कर दिया मैंने 4 से, ये देखो जैसे इसमें कर रखा है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 पहले से, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गए, और 6 और 4 10 हो गए। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 है, तो 5 से गुणा करने पर कितने हो गए 10। ये समीकरण आपकी क्या है, संतुलित। और इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये दूसरा अनुमान विधि। अनुमान विधि का दूसरा नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। आपसे यदि पूछ भी लें कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करते हैं, अनुमान विधि से, जिसका दूसरा नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 है अपना कि रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था, मेन पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होती है, वैसे 5 होती है, लेकिन उनको पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किसी रासायनिक समीकरण में ठोस के लिए हम लोग छोटा s काम में लेंगे। ये देखो, ठोस के लिए s काम में लेंगे, द्रव्य के लिए l काम में लेंगे, और गैस के लिए g काम में लेंगे। सीधी सी बात है, ठोस के लिए छोटा s। सॉलिड है, ये ठोस के लिए जैसे वो आएगा काम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये हो गया, देखो C प्लस O2 आगे बना देते हैं CO2, तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस है। ऑक्सीजन के क्वेश्चन में G लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था गैस है। यहाँ पर भी G लिखा है, इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था आपकी क्या होगी, गैस है। ये हो गया पॉइंट नंबर आपका 5। आगे चलते हैं अपना पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में उपस्थित हो तो उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में उपस्थित हो, जलीय विलयन का मतलब होता है वो पदार्थ आपका जिसमें ठोस होता है, वो द्रव्य के अंदर घुला होता है, उसको बोलते हैं जलीय विलयन। कोई भी ठोस पदार्थ द्रव्य के अंदर घुला है, जैसे चीनी होती है जल के अंदर घुला हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा जलीय विलयन। उसको जलीय विलयन में कोई भी पदार्थ होता है तो उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है आपका कि रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणीय मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के तीर का निशान ऐसे काम लेते हैं, आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। और एक अनुत्क्रमणीय होती है, उसके लिए सिर्फ सिंगल तीर का निशान। इसका मतलब होता है ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ये अभिक्रिया से उत्पाद बनता है, इसमें अभिक्रिया से उत्पाद भी बनता है, पुनः उत्पाद से अभिकारक भी बनता है। ये अभिक्रिया दोनों दिशा में। उत्क्रमणीय का मतलब आप इतना याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है। और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, जिसमें सिंगल तीर का निशान काम आता है। ये पॉइंट नंबर आपका 7 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। 8वां पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण में ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। जैसे ये देखो, रासायनिक समीकरण में ताप और दाब कितना भी, कोई भी अभिक्रिया कितने भी ताप पर संपन्न हो रही है या दाब पर संपन्न हो रही है, उसको तीर के निशान के ऊपर लेते हैं। जैसे ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आगे जाके बन रहा है आपका मेथेनॉल। सीधी सी बात है। अब जो इसमें जो आगे इसके ऊपर दे रखा है 340 एटीएम, 340 एटीएम का मतलब है ये 340 एटीएम दाब के लिए है, 340 एटीएम दाब पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है अपनी। तो इसका मतलब ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, इनका चरण है लिखने के चरण। इसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसमें आप यदि पता लगाए ऊष्माक्षेपीय है ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा धन चिन्ह के साथ होगी। यदि रासायनिक समीकरण में यदि उत्पाद के साथ ऊष्मा धन चिन्ह के साथ में है तो आपकी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी, और यदि आपकी ऋण चिन्ह के साथ में है तो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के रूप में कैसे होते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आगे जाके बनता है अमोनिया NH3। अब मैंने लिख दिया प्लस से 30 KCl प्रति मोल, KCl प्रति मोल। अब ये अभिक्रिया है, इसमें आप सीधा पूछे ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे संयोजन है, लेकिन ये इसमें आप लिख रहे हैं अभिकारक है, ये आपको उत्पाद के साथ में ऊष्मा धन चिन्ह के साथ में, उत्पाद के साथ ऊष्मा धन चिन्ह के साथ में अभिक्रिया है आपकी ऊष्माक्षेपी। और यहाँ पर यदि प्लस की जगह यदि आपका माइनस होता, ऊष्मा माइनस में होती तो अभिक्रिया होती है आपकी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता। शोषी का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण करना या अवशोषित करना, ऊष्मा शोषी कहलाता है। लास्ट पॉइंट है अपना
रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर काम में लेते हैं। आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या अपना क्या कर देता है, घटा देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसे बोलते हैं अपना उत्प्रेरक। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है या घटा भी देता है, उसे बोलते हैं अपना उत्प्रेरक है। जैसे इसमें आपका उदाहरण दे रखा है उत्प्रेरक क्या चीज होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसका, देखो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं कि वनस्पति तेल है। आप तेल, आप वनस्पति जानते हो तेल कौन सा होता है, उसके साथ यदि हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं, तीर के निशान के ऊपर Ni दे रखा है निकल। निकल एक उत्प्रेरक का काम करता है, निकल धातु होती है, उत्प्रेरक का काम करती है। ये इसमें खुद भाग नहीं लेती, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। आगे जाके बनेगा वनस्पति घी, जहां निकल उत्प्रेरक है। मैंने आपको बताया ना उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है या क्या करता है, घटाता। उसको कहां पर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। कहां पर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये थे आपने रासायनिक अभिक्रिया लिखने के 10 चरण। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ नॉर्मली सीधा सा। पहला, सबसे पहले अभिकारक लिखेंगे, तीर का निशान, उसके बाद उत्पाद। उस 2 नंबर, यदि अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या 1 से अधिक है तो बीजगणितीय धन का निशान लगाएंगे। तीसरा, अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या यदि समान है तो द्रव्यमान का मान समान होगा। पॉइंट नंबर 4, रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ठोस के लिए S काम मिलेंगे, भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए, द्रव्य के लिए L और गैस के लिए G काम मिलेंगे। यदि कोई पदार्थ आपका जलीय विलयन के रूप में, छठा पॉइंट है, जलीय विलयन के रूप में तो उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर आपका 7वां है कि तीर का निशान यदि दोनों तरफ लग रखा है, आधा तीर वो आप अभिक्रिया आपकी उत्क्रमणीय, और तीर का निशान एक तरफ है तो आपकी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब मैंने बता रखा है, अनुत्क्रमणीय का मतलब मैंने बता रखा है। पॉइंट नंबर 8वां है आपका, जो ताप और दाब होते हैं उनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। और पॉइंट नंबर 9 आपका भी मैंने बताया था आपको, जिसमें 9 नंबर पॉइंट अपना कौन सा था, 9 नंबर यदि इसमें बताया था मैंने कि उत्पाद के साथ में यदि उष्मा धन चिन्ह के साथ में अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी होगी और ऋण चिन्ह के साथ में उष्मा शोषी होगी। पॉइंट नंबर आपका 10वां है, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। आपको 2 याद होना चाहिए, बाकी जैसे कंटेंट पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या होता है। इसके बाद आगे अगला टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व क्या है, किस कारण इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करके मैंने अभी आपको बताया भी था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे वही बताता हूँ, C3H8 + O2 इसको किस प्रकार संतुलित करते हैं। आगे जाके CO2 + H2O, ये H2O। अब ये इसको संतुलित कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 ही है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो। अब देखो 3 से गुणा किया, ऑक्सीजन पहले से यहाँ 2 थे, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 हो गए, 1 था, 1 को 4 से 4 हो गए, 6 और 4 10, यहाँ पर 2 है, तो इसको कितने से गुणा कर दो, 5 से। ये आपका समीकरण संतुलित होगी। इसको संतुलित करने का कारण क्या है, तो इसका भाषा देख लो पहले कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। एक सीधी सी बात है, किसी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलते हैं, ना तुम लोग द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते और ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते। तो सीधी सी बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। यदि समान नहीं है तो हम उसको हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करके समान करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यदि आपको पूछते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, दोनों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना क्या है, आगे है अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का फर्स्ट पॉइंट है संयोजन या सहयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सीधी सी बात, 2 अभिकारक जुड़ेंगे एकल उत्पाद बनेंगे, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अपना संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका उदाहरण भी आगे नीचे दे रखे हैं, देख लो। ये रहे इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या दे रखे हैं आपका,
CaO जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, O को बोलते हैं ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। Ca को बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में जल की अभिक्रिया करेंगे, आगे जाके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो अभिकारक जुड़े हैं, देखो जैसे CaO प्लस H2O, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके साथ जल की अभिक्रिया करने पर आगे जाके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये लो अपना बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दो अभिकारक जुड़े एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे अपना बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके और भी उदाहरण दे रखे हैं आपके नीचे, और कौन से उदाहरण दे रखे हैं संयोजन अभिक्रिया के, ये देखो आगे दे रखे हैं कि संयोजन अभिक्रिया को योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि योगशील का मतलब और योगात्मक का मतलब दोनों का मतलब जोड़ ही होता है। योगशील का मतलब देखो संयोजन अभिक्रिया को योगशील भी बोलते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका पहला उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले को जलाने की समीकरण कौन सी? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, अलग से पूछे कि कोयले के दहन की समीकरण लिखो तो आपका सीधा सा समीकरण हो जाएगा C+O2, आगे जाके बनेगा CO2। ये आपकी दे रखी है, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोयले के दहन की समीकरण है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, ये इसके दूसरी उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण करना। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का सूत्र आप जानते हैं H2+O2, आगे जाके बनेगा आपका H2O। ये समीकरण आपके संतुलित नहीं, संतुलित हम कर देंगे H2+O2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, ये आपका है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये आपका बन गया जल। ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अलग से पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो सीधा सा समीकरण लिख देंगे H+O2, आगे बन जाएगा H2O। संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना। अगली अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया, इसकी उल्टी है, संयोजन की उल्टी वियोजन हो जाएगी। वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, एक अभिकारक टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में बनेगा। देख लो आपकी अगली अभिक्रिया के प्रकार का दूसरा पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ये देख लो आपको परिभाषा दे रखी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसका फर्स्ट उदाहरण आपका दे रखा है ये PbNO3, जिसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। PbNO3 के अणु की संख्या 2 है, वो आगे जाके टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसका मतलब ये हो गया, ये अभिकारक है, ये आपके एक अभिकारक होगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ये आपका लेड नाइट्रेट है, वो आगे जाके टूटेगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। लेड का मतलब होता है शीशा। ये आपका इसका पहला उदाहरण है। और ये रासायनिक समीकरण आपके संतुलित नहीं है, ये नीचे इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रखा है, इसको 2 से गुणा कर दिया, या 2 से या 4 से, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। आप किसी एग्जाम में उदाहरण के रूप में लिखे तो संतुलित करना कोई जरूरी नहीं है, यदि संतुलित करके लिखते हो तो बहुत बढ़िया बात है। होशियार बच्चों को कम से कम संतुलित करके लिखना है। संतुलित का मतलब होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या आपको समान करनी है। ये आपकी होगी वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार है, एक अपना है पहला विद्युत उसमें अपघटन, दूसरा है आपका प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। 3 है, तो तीनों में सिर्फ इसका उदाहरण बता देता हूँ। परिभाषा सेम ही होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया उसमें की बात करते हैं, उष्मा देने पर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। प्रकाश अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा। विद्युत अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो 1 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। सबसे पहले बात करते हैं उसमें अपघटन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उष्मा देने पर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ये उदाहरण है, देखो CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करेंगे, ताप की उपस्थिति में गर्म करेंगे, आगे टूटेगा CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो आपका बन गया, ये उसमें अपघटन है, मतलब किसी अभिकारक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटना, उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये वियोजन अभिक्रिया का फर्स्ट प्रकार। इसके बाद में अगला है प्रकाश अपघटन। ये देखो आप सेम ही बात है, किसी अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटना। तो ये आपका उदाहरण इसमें आपका दे रखे हैं HgCl, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसे। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर HNO लिख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ दे रखा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर आगे टूटेगा आपका Hg प्लस Cl2। इस समीकरण को यदि आप संतुलित करते हैं तो ये आपकी कर रखी है इसमें संतुलित मैंने। तो ये है आपका प्रकाश अपघटन जिसमें किसी अभिकारक को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद अणु के रूप में टूटता है। इसके बाद अगला है आपका तीसरा
विद्युत अपघटन का मतलब होता है जिसमें कोई भी अभिकारक को किसी भी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण वो दो या दो से अधिक उत्पाद गणों में टूटता है। इसमें आपका उदाहरण है जल H2O। जल के अंदर आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जल के अंदर क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका टूटेगा H2+ से O2। सीधी सी बात है, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो गैसों में टूटता है। एक आपका हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। सीधी सी बात है। ये देखो आपकी समीकरण आपकी इसके अंदर संतुलित कर रखी है। जल के अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है, हाइड्रोजन गैस में टूटा है और किस गैस में टूटा है? अपना ऑक्सीजन गैस में टूटा है। सीधी सी बात है। अगला रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बारे में आप जानते हैं, जिसके अंदर अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है। इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। हम लोग देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी लिख सकता है, दूसरी वाली भी लिख सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो आपको दोनों में से बढ़िया लगे वो परिभाषा लिखो। ऊपर वाली है अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देती है। नीचे वाली है आपकी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। इसका उदाहरण है, नीचे आ रखे हैं आप। इसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। तीन उदाहरण दे रखे, तीनों के तीनों उदाहरण समझ लेते हैं। ये आपके विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 है आपका Zn+Cu Zn+Cu मतलब Zn को बोलते हैं जिंक। Zn+Cu ये जिंक धातु होती है, वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होती है। कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी। आगे जाके बनता है ZnSO4+Cu। इसकी कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और आगे ZnSO4+Cu। ये इसका मतलब हो गया अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार FeCuSO4 ये Fe होगी, Cu को विस्थापित कर देगी। आगे जाके बनेगा FeSO4+Cu। Fe को बोलते हैं आयरन, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये हो गया आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसके बाद अगला उदाहरण है आपका ये Zn+H2SO4। Zn होता है यहाँ से H2 धातु को विस्थापित कर देगा। आगे जाके बनेगा ZnSO4+H2। Zn को बोलते हैं जिंक, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड। और आगे बन गया ZnSO4 प्लस अपना क्या बन गया? H2 बन गया। इसके बाद में एक उदाहरण और दे रखे अपना, ये दे रखा Pb+CuCl2। Pb को बोलते हैं लेड सीसा, CuCl2 को बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। लेड कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। आगे जाके बनेगा PbCl2+Cu, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ये चारों के चारों उदाहरण हैं वो आपके उदाहरण हैं। चारों के चारों जो उदाहरण आपके दे रखे हैं ये आपके विस्थापन अभिक्रिया के हैं। आप आराम से कॉपी इनको नोट कर सकते हो। सीधा सा बात है, मतलब एक जो कि ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। या अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित करता है, वो विस्थापन हो गई। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना, अगला टॉपिक है अपना इनमें कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है वो मतलब है किस धातु को क्रियाशील करता है, वो आपकी सक्रियता श्रेणी है। वैसे पार्ट नंबर 3 में आ रखा है वो सबसे मेन। यहाँ सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, मतलब कौन सी धातु किस धातु से ज्यादा क्रियाशील होती है। यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील धातु है Au सोना, सोने के बाद में ज्यादा क्रियाशील चांदी, उसके बाद में पारा, कॉपर, हाइड्रोजन, सीसा, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है। मतलब नीचे वाली धातुओं को ऊपर वाली धातु जब ये इन धातुओं को ये धातुएं विस्थापित कर देगी। ये विस्थापन अभिक्रिया विशेषता होते हैं। इसका पूरा विस्तार हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होता है? सक्रिय श्रेणी की परिभाषा पूछा है तो सीधी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे अपना सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो इसकी दो परिभाषाएं, दोनों में आपको बता देता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणु का आपस में विस्थापन होता है। यहाँ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? द्विविस्थापन। ये देखो दोनों परिभाषा आपको लिखा रखी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? आपका द्विविस्थापन। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे भी आपकी कौन सी क्रिया बोलते हैं? द्विविस्थापन। जो आपको बढ़िया याद होती है वो याद कीजिए। ये भी सही है आपकी और ये भी सही है, जो आपको बढ़िया लगे वो याद करो। इसका आगे उदाहरण की बात करते हैं। ये देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण, 3 उदाहरण दे रखे हैं। तीनों उदाहरण समझ लेते हैं।
पहला उदाहरण है Na2SO4। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, Na2SO4 का मतलब हो गया, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये आपका अणु टूटता किस प्रकार है, इस प्रकार टूटता है, जैसे इसको तोड़ेंगे यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, इसको तोड़ेंगे यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर आपका आएगा माइनस, आगे जाके बढ़ेगा प्लस वाला आएगा माइनस वाले के पास, और माइनस वाला जाएगा प्लस वाले का, बी प्लस वाला आगे लिखे BaSO4 हो गया, और Na2Cl2 मतलब Na प्लस Cl क्या पड़ेगा, NaCl, और संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार आपकी अभिक्रिया होती है, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वालों के पास। आपको सिर्फ एक उदाहरण याद करना है, और कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आप सोचोगे ये उदाहरण कैसे याद होंगे, 2-3 बार आप कॉपी में लिखेंगे तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। ये आपका है सोडियम क्लोराइड, आगे कैल्शियम सल्फेट। अब सीधी आप सोचोगे ये अभिक्रिया होगी कैसे, सीधी सी बात देखो, ये सोडियम क्लोराइड NaCl ये टूटेगा आपका Na प्लस में, ये Cl माइनस में, ये CaSO4 है, तो ये सीधी सी बात, ये टूटेगा आपका प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, आगे तक बढ़ेगा सूत्र, ये देखो 2 दे रखा है, इसका मतलब सूत्र बनेगा Na2SO4 प्लस CaCl2, क्योंकि यहाँ क्लोरीन आपके 2 हैं, Na भी आपके 2 हैं, तो Na2SO4 हो गया, CaCl2। अभिक्रिया आगे इनका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। नाम आपको दे रखे हैं, उनके अनुसार देख कर सकते हैं। अगला है HgNO3 प्लस NaCl, वो सेम ही वैसे टूटेंगे, Hg आपका प्लस में टूटेगा, NO3 आपका किस में टूटेगा, माइनस में, Na आपका प्लस में टूटेगा, Cl किस में टूटेगा, माइनस में, आगे जाके बढ़ेगा आपका HgCl, जिसमें तीर का निशान नीचे की तरफ दे रखा है, इसका मतलब होगा NaNO3, इनका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट। HgCl में तीर का निशान नीचे दे रखा है, मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये वह पदार्थ है जो अविलय है, घुलता नहीं है, ये विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है उत्पाद के रूप में अविलय पदार्थ उत्पाद के रूप में किसी पात्र में विलय में पेंदे नीचे स्थिर हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें आपकी परिभाषा मैंने भी आपको लिखा रखी है, ये देखो अवक्षेपण की, यह अभिक्रिया, अवक्षेपण का उदाहरण पूछे, यह आपका उदाहरण है इसका अवक्षेपण अभिक्रिया का। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता क्या, देखो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलती है जिसमें उत्पाद के रूप में अविलय पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन में नीचे स्थिर होता है। अवक्षेप का मतलब ऐसा पदार्थ जो घुलता नहीं है, विलयन में अविलय पदार्थ के रूप में होता है और विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें जो HgCl है, ये इसमें सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है जो घुलता नहीं है, किसी पात्र में पेंदे में नीचे स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे चलता है अपना थोड़ा सा लेसन और बचा है अपना। आगे बात करते हैं, 2 अभिक्रियाओं की बात की थी मैंने, एक सबसे पहले बात करते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होती है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, रासायनिक समीकरण के चरण नंबर अपना 9 था, उसमें बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं आपका उष्मा सेपी अभिक्रिया। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे अपने बोलते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये याद नहीं होती तो दूसरी भी दे रखी है इसके अंदर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया बोलती है। सीधी सी बात है, जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है या उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे अभिक्रिया बोलते हैं अपना उष्मा सेपी अभिक्रिया बोलते हैं, सीधी सी बात है। आगे प्राकृतिक गैस का देनीय, इसका उदाहरण है उष्मा सेपी अभिक्रिया का। प्राकृतिक गैस का देन, प्राकृतिक गैस में हम उदाहरण लिया देखो CH4 को बोलते हैं देखो CH4+O2, ये आपका सूत्र है मीथेन का। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो आगे जाके बनेगा CO2 + H2O + ऊर्जा। उत्पाद के साथ यदि आपको प्लस में ऊर्जा का नाम दे रखा है तो वो अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी, मैंने बताया था कि उत्पाद के साथ यदि उष्मा धन चिन्ह के साथ में, ये आपके उदाहरण है प्राकृतिक गैस का देन। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है और ऊर्जा प्लस का निशान दे रखा है उत्पाद के साथ, इसका मतलब अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी है। कौन सी क्रिया, उष्मा सेपी। और भी आगे दे रखा है उष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण 2 नंबर दे रखा है अपना श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। कारण बताओ, कारण भी दे रखा है साथ में। श्वसन सीधी सी बताइए, श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, क्यों है, कारण क्या है, वो भी इसके अंदर मैंने लिख रखा है। देखो श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया, उष्मा सेपी का मतलब जानते हैं आप, उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है या जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, वो आपकी अभिक्रिया उष्मा सेपी होती है। तो कारण क्या, देखो भोजन में उपस्थित है कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन का भी है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन में मिलकर हमें ऊर्जा देते हैं, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो सीधी इसमें क्या बताया है कि भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने शरीर को ऊर्जा देता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अभिक्रिया आपकी कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। इसके बाद में अब आपको मैंने बता दिया कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा O2, आगे जाके बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। उस समीकरण को मैंने नीचे संतुलित कर रखा है, ये देखो आपको नीचे संतुलित कर रखा है। इसको हम सीधा सा भी लिख सकते हैं, इसमें तो पूरा लिख रखा है, इतना भी लिख सकते हैं C6H12O6 से इसके फिर ऑक्सीजन के साथ करनी, आगे जाके बनेगा CO2 प्लस H2O और प्लस है ऊर्जा। यहाँ H2 नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अभी संतुलित करना है, इसको 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से है, इससे अब 6 से। ये लो, ये अपनी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यदि उसकी समीकरण पूछे तो ये समीकरण आप लिख देना C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, उसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया और CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आगे बात करते हैं अभिक्रिया ऊष्मा, ये यदि इनको लिखना चाहो तो अपना लिख सकते हैं, पूरा वीडियो को रोक के भी आराम से इनको उतार सकते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, ये है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब उल्टा होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा नहीं याद होती तो वो याद कर लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा ऋण चिन्ह के साथ होती है वो अभिक्रिया आपको ऊष्मा शोषी होती है। इसमें आपको दे रखा है, ये देखो उदाहरण एकदम सरल सा है, सिल्वर क्लोराइड मान लिया, सिल्वर ब्रोमाइड मान लो, दोनों इसी आपके देखो AgCl और सूर्य का तीर के निशान के ऊपर, सॉरी ऐसे लिख दो अपना AgCl है, ये H न्यू लिख दो तीर के निशान के ऊपर, इसका मतलब सूर्य प्रकाश, आगे टूटेगा आपका Hg प्लस Cl2। ये एक प्रकार की इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करके ये अभिकारक है, इसको ऊष्मा देने पर ये दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे अभिक्रिया बोलते हैं ऊष्मा शोषी। और ये नीचे का अभिक्रिया आपकी दे रखी है, आप देख रहे हो AgBr आगे जाके टूटता है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Hg प्लस Br2 में, इसको संतुलित यहाँ पर कर रखे हैं, देखो 2AgBr 2Hg प्लस Br2। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अलग से प्रश्न आता है कि वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, आपको ये समीकरण लिखनी है AgBr Hg प्लस Br2। संतुलित आपको करना आता है तो कीजिए, नहीं करना आता तो कोई बात नहीं। HgBr को किस प्रकार तोड़ेंगे, Hg प्लस Br2 के रूप में। संतुलित करो या नहीं करो कोई बात नहीं, प्रश्न आता है कि वह कौन सी रासायनिक समीकरण है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, मतलब ये फोटोग्राफी में प्रोडक्ट के रूप में कि कौन से मेरे काम आती है, तो अपनी ये आती है AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, वो आगे जाके टूटता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन के रूप में। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट अपना उपचयन, एकदम सरल सी परिभाषा है, सीधा सा आ गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या सीधा सा बोल सकते हैं ऑक्सीजन में वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। वह रासायनिक, पहले परिभाषा देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, मैंने बता दिया O2 का जुड़ना H2 का निकलना, और नीचे इसकी ये परिभाषा याद नहीं होती, ये लिख दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ना कुल मिला के। कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, ये उदाहरण आपका सही है, C प्लस O2 आगे जाके बन रहा है CO2, संयोजन के साथ में ये ऊष्मा उपचयन भी है। उपचयन का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, उपचयन। ये उदाहरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें संतुलित करके मैंने उदाहरण लिखा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ रही है। सीधा सा ऐसे लिख रखा है, सीधा Cu प्लस O2 आप लिख सकते हैं CuO, संतुलित करना कोई जरूरी नहीं है। Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका अभिक्रिया उपचयन। उपचयन का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना। आगे बात करते हैं उपचयन के बाद में अपचयन। अपचयन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, उसमें हाइड्रोजन निकल रही थी, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना
वह ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना। ये देखो पहले परिभाषा देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास मतलब कमी होना, सीधी सी बात है। दोनों परिभाषा सही है। तीन परिभाषा बनती है वैसे, कैसे हाइड्रोजन का जुड़ना अपना अपचयन कहलाता है। ये नहीं लिख सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना वो भी आपका क्या कहलाता है, अपचयन। ये उदाहरण दे रखे आप देख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड, ये एथीन का सूत्र है। जैसे जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया जहां हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये तीर का निशान ऊपर निकल दे रखा है, निकल उत्तर रखे है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर जोड़ देंगे, एक नीचे जोड़ देंगे, यहाँ से बंद कम कर दो, आगे जाके बढ़ेगा CH3, उसका नाम था एथीन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका और उदाहरण आपको दे रखा होगा, आगे चलते हैं। फिर भी ये देखो इसका दूसरा उदाहरण दे रखा है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आगे बढ़ गया कॉपर प्लस जल। सीधी सी बात है, हम बता सकते हैं कि CuO प्लस H2, आप खुद देख सकते हो इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं गर्म करने पर, आगे जाके Cu प्लस H2, आप खुद देख सकते हो कि हाइड्रोजन जुड़ी है, ऑक्सीजन निकली भी है। ये देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो गई, हाइड्रोजन अलग जुड़ गई। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपना अपचयन। इसके बाद में अगला अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन, और दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे बोलते हैं आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे आपका बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे बोलते हैं अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा, मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगी भी और निकलेगी भी, दोनों होगी इसके अंदर। देख लो उदाहरण मैं बता देता हूं। पहला उदाहरण ये विस्थापन वाला है, देखो ये देखो Zn प्लस CuSO4 है। अब आपको पता है Zn, इसको हटा देंगे, आगे जाके बढ़ेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पहले Zn था, वो आगे जाके इसमें चेंज हुआ है। खुद देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, आगे जाके यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी है। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है अपना उपचयन, ये आपका हो गया उपचयन। इसमें पहले ऑक्सीजन है साथ में, आगे जाके देखो ऑक्सीजन नहीं है, CO है सिर्फ, इसका मतलब ये हो गया आपका अपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका फर्स्ट उदाहरण है, आगे देखो इसका दूसरा उदाहरण और बताते हैं। चलो ये देखो अगले और उदाहरण है दूसरे। ये देखो ZnO को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस C को बोलते हैं कार्बन। ये आगे जाके देखो बनता है Zn प्लस CO। अब हम खुद देख सकते हैं ये ZnO था, ये आगे देखो आगे Zn में चेंज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है आपका अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। ये देखो C सिर्फ कार्बन था, आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, इसका मतलब उपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ी है, जुड़ना उपचयन कहलाता है, निकलना अपचयन कहलाता है। उसी प्रकार ये है देखो CuO है, आगे जाके Cu में चेंज हो रहा है, जिसका मतलब इसमें अपचयन हुआ है, और H2 का H2 में क्या हुआ है, अपना उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया दोबारा बता देता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है अपचयन भी होता है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। कौन सी, उपचयन भी होती है अपचयन भी होती है, उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उसका नाम है रेडॉक्स। उपचयन प्लस अपचयन दोनों साथ साथ होती है, साथ साथ होगी तो उसी को रेडॉक्स बोलते हैं। अगला टॉपिक है अपना संसारण। संसारण का मतलब नॉर्मल सीधी सी बात है, जंग लगना। संसारण का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसका उदाहरण पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। संसारण का मतलब होता है कि जंग लगना। इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल मान लो, आर्द्रता का मतलब नमी मान लो आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, ये एक प्रकार रासायनिक उदाहरण है, क्योंकि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल हो या आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो वो संसारित हो जाती है, उसे बोलते हैं, अपनी इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपना संसारण। इसका उदाहरण आपको दे रखे हैं, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और चांदी पर है काले रंग की परत चढ़ना। चांदी पर हमेशा ही वायु में अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। तांबे पर जब जंग लगता है तो उसके ऊपर हरे रंग की परत। संसारण का मतलब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संसारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संसारण बोलते हैं।
लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। ये हो गया आपका संसरण है। अब पाठ का सबसे लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो कौन सा है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में बात करते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या? ये पाठ का सबसे लास्ट टॉपिक है अपना, छोटा सा आ गया है। विकृत गंधिता का मतलब क्या हो रहा है अपना? विकृत गंधिता क्या होती है कि इसको बोलते हैं वसायुक्त। वसायुक्त व तेल खाद्य सामग्री, मतलब तेल और घी से बनी कोई भी चीज होती है। वसायुक्त व तेल खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तेल खाद्य सामग्री को लंबे समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर वो विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप खुद भी जानते होंगे कि तेल और घी की कोई भी चीज बनी होती है, उसको वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। ये परिभाषा दे रखी है, वसायुक्त व तेल खाद्य सामग्री को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर उनका उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन होने पर तेल में वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, तेल और घी की कोई भी खाद्य सामग्री है, उनको वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो उनका उपचयन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो खराब हो जाते हैं। खराब होने के कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इनको भाई बचाने का तरीका। देखो, तेलीय व वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए उनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन किसी उस पदार्थ को ऑक्सीजन से जुड़ने नहीं देते हैं, मतलब आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देते हैं। और अब लास्ट वाला है अपना, आप जानते ही हैं, नॉर्मल से सीधी सी है कि हम लोग उस खाद्य पदार्थों को बचाने का एक और तरीका होता है, वायु विरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने पर उपचयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सब जानते हैं कि उपचयन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। जब हम तेल और घी से बनी खाद्य सामग्री को वायु विरोधी बर्तन के अंदर रख देते हैं तो आसानी से खराब नहीं होते हैं। और लास्ट है अपना, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि वो कम सक्रिय है ताकि चिप्स का उपचयन नहीं। सभी जानते हैं कि जो चिप्स की थैलियां होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है कि आपकी खाद्य सामग्री खराब नहीं हो, क्योंकि वो वायुमंडल में कम अक्रिय गैस होती है, आसानी से खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती नहीं है। तो ये था अपना फर्स्ट लेसन क्लास 10th का, जिसको हमने सिर्फ एक वीडियो में बताया आपको। इसमें किसी आपके बोर्ड कक्षा में, मतलब इसमें पाठ के पूरे नोट्स बना रखे हैं, आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में आसानी से नोट कर सकते हो। और इससे जितने आपको नोट्स लिखा रखे हैं, इससे बाहर ना तो आपकी पाठ्य पुस्तक का कोई प्रश्न बनेगा और ना ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपको लेसन कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के वीडियो लेकर आए, हमें भी खुशी होती है। आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक ही वीडियो में पूरा लेसन आपको करवा दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैलाश कुमार तरड़े, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।